हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हमने सबसे पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको हमने शुरू किया था। और मैंने उसमें बताया था कि जैसे-जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे-वैसे उसके बाद में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो हमने उसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, जिसमें से पहला जो था वो सौरमंडल पृथ्वी थी, तो उसके बाद हमने आपको एमसीक्यू करवा दिए उसके। और चैप्टर नंबर जो 2 है ग्लोब अक्षांश और देशांतर, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आज इसमें हम इसके एमसीक्यू देखेंगे कि कौन-कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भारतीय महासागर समरेखा के पूर्व में स्थित है? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले 2 बातें समझेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आईएसटी है, इस आईएसटी की जो वैल्यू है, जो मान है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और भारतीय महासागर समरेखा इसको कहते हैं। भारत में इसके थ्रू ही जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। भारत के 5 राज्यों से निकलती है। कौन-कौन से 5 राज्य हैं? पहला राज्य इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जो जिनसे आईएसटी निकलती है। और आपने पढ़ा है कि जो आईएसटी है वहाँ उसमें जो आईएसटी है उसका जो मुख्यालय है वो मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में है, लेकिन कहीं-कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि नैनी में भी मिलता है और प्रयागराज में, यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। ठीक है? अब सवाल ये कहता है कि जो ये राज्य हैं ऑप्शन में, इनमें से किसकी राजधानी इस आईएसटी के पूर्व में है? तो मान लेते हैं यहाँ पर ये आईएसटी निकली हुई है, यहाँ पर। और जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ यहाँ पर। मध्य प्रदेश भोपाल इसके पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ रायपुर इसके पश्चिम में है। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो इसके पूर्व में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती, वो इसके पश्चिम में। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कि उड़ीसा वो राज्य है जिसकी राजधानी आईएसटी के पूर्व में है। बाकी 4 जो बचे हुए राज्य हैं इनकी राजधानी क्या है? आईएसटी के पश्चिम में। आपका होमवर्क ये रहेगा कि एक बार आप जो मैप है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे ये रहेगा कि आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी। अब इसमें इसके साथ और कैसा सवाल आ सकता है? कोई 4 स्थान दे देगा, पूछ लेगा कौन-सा भारत के कोई 4 स्थान दे देगा, बड़े शहर दे देगा, पूछ लेगा कि ये पूर्व में है या पश्चिम में है। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको बता दिया है, लेकिन आप एक बार एटलस को साथ में रखेंगे, देखेंगे तो उससे यही होगा कि आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की गई है। देखिए, जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, या अक्षांश वृत्त भी बोल सकते हैं और देशांतर वृत्त भी बोल सकते हैं। देशांतर वृत्त भी यहाँ पर बोल सकते हैं। देशांतर वृत्त। और ये कहाँ पर है? ये ग्लोब पर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ग्लोब है और ग्लोब पे जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इस तरीके से, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमने आपको उस वीडियो में डिटेल में समझाया था, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर।
और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो कि ध्रुवों को जोड़ती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, इस तरीके से। ये देशांतर रेखाएं यहाँ पर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समानांतर रेखाएं, अच्छा अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं, इनको समानांतर भी बोलते हैं, मैंने बताया था क्यों बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। रेखाओं की लंबाई बराबर है, ये गलत है, क्यों? आप देखेंगे जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो वृत्त है वो छोटा होता जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि ये अगर विषुवत रेखा इसको मानते हैं और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो आप देखेंगे कि जब विषुवत रेखा से उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, दो देशांतरों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे दूरी सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दूरी कम हो जाएगी। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अंश अक्षांश का पता लगा सकता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 2 एंड 3, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से मानक रेखांतर रेखा नहीं गुजरती है? अभी पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, हमने यही प्रो क्वेश्चन आपको बताया किन किन राज्यों से गुजरती है, तो कौन कौन राज्य हो जाएंगे वहां पे। एक तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से ये लाइन गुजरती है। अब यहाँ से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसमें देखेंगे किस राज्य में भारत में समय नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से गुजरती है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश यहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ से गुजरती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये आईएसटी जो है वो आंध्र प्रदेश से जरूर गुजरती है लेकिन झारखंड और बिहार से नहीं गुजरती है। इसका डिटेल मैंने आपको पहले वाले अभी क्वेश्चन में हमने आपको समझा दिया है। आइए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग में कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पर कि ये ग्लोब है, यहाँ पर ग्लोब है, इसमें विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर, उसके ऊपर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, मकर रेखा, फिर यहाँ पर आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त बोल सकते हैं आप, रेखा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक वृत्त। और सबसे आखिरी में यहाँ पर दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल, और उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल। इसकी वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ, इसकी वैल्यू 90 डिग्री साउथ यहाँ पर है, ठीक है। वैल्यू तो आपको पता होंगी, लिखने की इसमें बार बार जरूरत नहीं है। तो हमने वहां पर आपको बताया था ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, यानी ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत आती पड़ती हैं और ज्यादा प्रकाश इसको मिलता है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है। इसके ऊपर का जो पार्ट है यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे, या मकर रेखा से जो अंटार्कटिक वृत्त है वहां पर इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट बोलते हैं इसको, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर भी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और सबसे ऊपर इसको क्या बोलेंगे, यानी आर्कटिक वृत्त से
नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक व्रत से साउथ पोल तक, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बोलते हैं उष्णकटिबंध, हमने अब बता दिया पर। फिर कहता है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीत कटिबंध कहाँ पर है? तो शीत कटिबंध है कर्क रेखा या मकर रेखा, कर्क रेखा और किसके बीच में? आर्कटिक वृत्त के बीच में ये वाला एरिया है, और मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक के बीच में ये वाला एरिया कैसा है? शीतोष्णकटिबंध। शीतोष्णकटिबंध वो होता है, जो कि ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण होता है। नहीं, वो क्या हो जाएगा? इसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो कहता है कितने स्टेटमेंट सही है? तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे होता है तथा पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच जो रेखा है वो कौन सी है? तो अगर आप इस ग्लोब को देखें, यहाँ पर ग्लोब है, इसको ग्लोब मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर जो लाइन है ये ध्रुवों को जोड़ती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं, और इसी को जीएमटी भी बोलते हैं। देशांतर है, इसको क्या बोलते हैं? जीएमटी। और इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप पूर्व में बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, समय प्लस होगा, और जब आप पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे होता है और पूर्व के स्थानों का समय पीछे होता है, जो कि गलत, उल्टा लिखा हुआ है। पश्चिम में माइनस होता है और पूर्व में प्लस होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पृथ्वी पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपने अक्ष पर। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नीचे कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका कथन एक गलत है और दूसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर मानक समय किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का होता है? कि मतलब कि क्वेश्चन ये है कि मानक समय किससे निर्धारित होता है? तो मानक समय निर्धारित होता है देशांतर से। अब समझिएगा, स्टैंडर्ड टाइम किससे निर्धारित होता है? वो होता है देशांतर से, यानी लॉन्गिट्यूड से, यानी देशांतर सही होता है। अब यहाँ पर दो प्रमुख देशांतर होते हैं। एक देशांतर 0 डिग्री देशांतर है और दूसरी देशांतर है 180 डिग्री देशांतर। जिसमें आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री देशांतर जो है, अभी मैंने बताया था, इसको IST बोलते हैं और इससे टाइम निर्धारित होता है। लेकिन 180 डिग्री जो देशांतर है, ये इसको IDL बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन या रेखा बोलते हैं। और इसी को प्रधान विमोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किससे समय का निर्धारण होता है? तो यहाँ पर लिखा है टाइम, T फॉर टाइम, यहाँ पर टाइम। तो 0 डिग्री यानी जो प्रमुख हिमोत्तर है 0 डिग्री, इससे समय का निर्धारण होता है यहाँ पर। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। विषुवत रेखा हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट समझ लीजिएगा। फैक्ट ये है कि जो
अभी चल लास्ट में बताएंगे इसको। अच्छा अश्वाक्षांश क्या है? तो जब आप इसको प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है, जो प्रेशर बेल्ट होती हैं यानी कि वायुदाब पेटियां होती हैं, उसको अश्वाक्षांश बोलते हैं। वायुदाब पेटी है उसको अश्वाक्षांश बोलते हैं, तो उसको वहां पर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी लाइन है, रेखा कौन सी को जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है वो कौन सी होती है? वो देशांतर रेखा होती है। वो कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखा होती हैं। अक्षांश रेखाएं जोड़ती नहीं है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। विषुवत रेखा मैंने आपको बताई थी कि 0 डिग्री अक्षांश होती है विषुवत रेखा, और अक्षांश रेखाएं भी बहुत सी होती हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 66.5 डिग्री इसकी वैल्यू होती है नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिवाइडेड बाई 24 बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, और 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? तो 60 मिनट डिवाइडेड 15 कितना हो जाएगा? 4 मिनट। यही क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने पर कितना समय लेती है? तो वो 4 मिनट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये ग्रीनविच है, यहाँ पर ग्रीनविच है जीएमटी, और इससे पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हुआ? पूर्व का मतलब हुआ इस साइड में, पूर्व में यहाँ पर कोई एक और देशांतर है जो 20 डिग्री पर है, ये 20 डिग्री है ईस्ट, पूर्व में स्थित है। तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? अब बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था अभी कि जब जीरो से मतलब जीएमटी से ग्रीनविच से पूर्व में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा, और जीएमटी से जब पीछे जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। राइट, तो यहाँ पर कोई कहता है कि कोई स्थान 20 डिग्री पूर्व पे है, तो ग्रीनविच से कितना कितना अंतर होगा? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। ठीक है, कितना है? 20 डिग्री, 20 डिग्री में कितना मिनट लगेगा? तो 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 मिनट, 80 मिनट। और 80 मिनट का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा 20 मिनट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोई अगर जीएमटी से पूरब में है तो समय टाइम में प्लस होगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री में कितना होगा? 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट। अगर यही क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि कितना पीछे होगा, मान लीजिए कोई यहाँ पर क्वेश्चन होता है, कोई स्थान है जो कि यहाँ पर है, 20 डिग्री वेस्ट में है, तो कितना का अंतर होता? तो अंतर उतना ही होता, लेकिन वो 1 घंटा 20 मिनट पीछे होता। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कि जीएमटी पर मान लीजिए यहाँ पर 12 बजा है, 12 बजा है, तो 20 डिग्री पूरब में कितना बजा होगा? तो 12 बजा है। ठीक है, अब पूरब में टाइम क्या होगा? जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा 20 मिनट इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो 12 से क्या हुआ? 1 और 20 मिनट और, तो 1 बजकर 20 मिनट होगा। ठीक, और अगर जस्ट टाइम यहाँ पर दिया हुआ था, आपसे पूछता कि बताओ 20 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा, तो हम क्या करते हैं? इसमें 1 घंटा 20 मिनट घटा देते हैं, 12 में 1 घंटा 20 मिनट हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सही है कि अगर यहाँ पर ये अर्थ है, मतलब कि ग्लोब है, इस तरीके से मान लेते हैं ग्लोब है यहाँ पर, तो इस ग्लोब पर एक विषुवत वृत्त हो गया, ये विषुवत वृत्त मान लेते हैं इसको। तो क्या कहता है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, तो ध्रुव यहाँ पर ऐसे ऐसे मान लेते हैं फिर। ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो जितने भी वृत्त होंगे सब समानांतर होते हैं, क्योंकि समान उसमें दूरी पर होते हैं, तो और सब वृत्त बनेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त। सही है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो ये गलत है, क्यों? आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा, यहाँ पर पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी जो है ज्वाइड आकार की है, तो उसका बीच का, या हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी गोलाकार जैसी है। हालांकि एग्जैक्टली गोला नहीं है, आपने पढ़ाई है ज्वाइड आकार के लिए, तो हम समझने के समझ लेते हैं कि पृथ्वी गेंद जैसी है, गोल है, तो उसका बीच का जो हिस्सा है वो ज्यादा फैला हुआ है। और जैसे आपने गेंद को देखा होगा, गेंद में अगर हम लाइन खींचना शुरू करें तो क्या होगा कि बीच में, तो जैसे ये गेंद है, तो यहाँ पर जो लाइन हमने खींची वो सबसे बड़ी लाइन है, इससे ऊपर जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसका आकार कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ध्रुव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे जो वृत्त बनेगा वो वृत्त क्या होगा, वो वृत्त एक समान नहीं रहेगा, छोटा होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, ये गलत है, क्योंकि एक समान नहीं रहता है, बदलता रहता है। कौन सा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा पहला ए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल विषुवत वृत्त को बृहद वृत्त कहते हैं। तो यहाँ समझने वाला जो पॉइंट है वो है कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, बृहद वृत्त क्या होता है। देखिए, बृहद वृत्त वो होता है ऐसा वृत्त, ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है, भागों में बांटता है। जैसे एग्जांपल में कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर जिस तरीके से पृथ्वी है, तो इसमें अगर हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं या वृत्त खींचते हैं, तो यही विषुवत वृत्त है, 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। और सबसे बड़ा वृत्त ये भी, मतलब अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त यही है, विषुवत वृत्त। बाकी जो वृत्त बनेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं ऐसे, इस तरीके से हमने लाइन खींच ली, तो भले ही ये वृत्त हैं, लेकिन पृथ्वी को तो बराबर भागों में नहीं बांटती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है कि विषुवत वृत्त ही, यानी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त ही ऐसा वृत्त है जो कि बृहद वृत्त है, ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरे बात करते हैं, देशांतर की सभी रेखाएं ग्रेट सर्कल है। ये बिल्कुल सही है कि देशांतर में आप देखेंगे तो देशांतर जो रेखाएं होती है तो इस तरीके से होती हैं, यहाँ पर ऐसे जीरो हो गई, तो जीरो के अपोजिट 180 होगी, तो एक वृत्त बन गया, उसने क्या किया, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो कोई भी देशांतर उसके पीछे एक देशांतर होती है, तो वो जो देशांतर है ये अर्धवृत्त होती है, अर्धवृत्त होती है। और दोनों दो अर्ध जो देशांतर रेखा वो मिलकर के पूरा वृत्त करती हैं, वृत्त बनाती हैं, और पूरे पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती हैं। ठीक है, तो देशांतर की जो सभी रेखाएं वो ग्रेट सर्कल है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में केवल जो विषुवत रेखा है वही ग्रेट सर्कल है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, वो कहता है, स्टेटमेंट 1 है, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, मतलब कि 0 डिग्री दर्शाता है। बिल्कुल सही है। फिर कहता है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। बिल्कुल सही है। इसलिए अगर 360 डिग्री की बात करते हैं, डिवाइडेड बाई
4 तो 90 डिग्री आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट भी सही और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर ये करता है, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम डिग्री 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? अगर आप देखें, जैसे आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैं इसमें, यहाँ पर देखें, देखिए कि ये सामने जीरो लाइन है यहाँ पर, फिर 30, फिर 45। अब हम जीरो से ईस्ट में जा रहे हैं तो हम पूर्व लिखेंगे इसका संग, 90, 120, 150, फिर क्या आ जाएगा 180। तो हम यहाँ इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, पूर्व में लिखेंगे। और जब जीरो से हम वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में इधर जाएंगे, तो 30, 60, 90, 120 और 150 क्या है, पश्चिम। और फिर 180 क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो आपने देखा, पहली बात ये आप समझ लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर के पीछे 180 डिग्री देशांतर होती है, ठीक है। तो 180 डिग्री जो पूरब और पश्चिम है वो एक ही लाइन होती है, अलग अलग लाइन नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पर जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एशिया का भाग है, जो जिसमें रूस आता है, और इधर नॉर्थ अमेरिका का भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है, जहां पर अलास्का आता है, जहां पर अलास्का आता है। यहां पर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है, महासागर है। और दक्षिण में फिर यहाँ पर देखेंगे आप तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। और यहीं पर बीच में ही इस जगह पर बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है, जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है, ठीक है। और यहीं से इसी जगह से वो लाइन निकलती है ऐसे, यहीं से। तो बेरिंग जल संधि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा भी कहते हैं, कि सबसे निकट कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है। तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर है कि ये रूस है, यहाँ पर ये रूस मिलेगा आपको इस जगह, फिर यहाँ पे अलास्का है, और बीच में ये देखिए यहाँ पर इस जगह ये बेरिंग जल संधि है यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर देखिएगा ये इंटरनेशनल डेडलाइन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सबसे पास में कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, आपने इसको देखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसके स्टेटमेंट कौन से हैं, दोनों सही हैं। तो इसमें 13 क्वेश्चन ही थे जो हमने आपको करवा दिए। और आपके कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो कि समझ में नहीं आ रहा वो भी बता सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगला वीडियो जो होगा वो पृथ्वी की गतियाँ होगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वहाँ पर होगा। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और जल्द ही आपको यूपीपीसीएस के लिए जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, या जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छे जो एमसीक्यू होंगे उनके प्रैक्टिस कराएंगे। केवल ज्योग्राफी के होंगे और प्रॉपर ऐसे होंगे कि आपके एग्जाम में बेनिफिट दे सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।